आज हम लोग बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप के बारे में। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के योगदान के बारे में, जिन्होंने हमारी कूटनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हम ये डिटेल में जानेंगे कि इस समय हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की देश विदेश में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। यदि हम देखें तो हमारे जहाँ ज़्यादातर दूसरे राजनेता पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, तो वहीं एस जयशंकर जी का बैकग्राउंड एकदम अलग है। वो एक जाने माने स्कॉलर परिवार से जुड़े हुए हैं। एस जयशंकर जी के पिता के सुब्रमण्यम जी एक नौकरशाह रह चुके हैं, जिन्हें आज भी भारत की कूटनीति का पितामह या चाणक्य कहा जाता है। यह कहा जाता है कि उन्हें कई बार सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार देने की कोशिश की गई, जिसे उन्होंने लेने से मना कर दिया। एक तरह से यह उनके उच्च नैतिक मूल्यों को भी दर्शाता है। के सुब्रमण्यम जी ने भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर भी लंबे समय तक काम किया। उन्हें भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जनक भी कहा जाता है। अटल जी के समय में हमारी सरकार के द्वारा जिस नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को अपनाया गया, उसके रचनाकार के सुब्रमण्यम को ही माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1999 में करगिल युद्ध के पश्चात समीक्षा समिति का उन्हें अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। जयशंकर जी के एक भाई मनमोहन सरकार में सचिव भी रह चुके हैं और एक भाई इतिहासकार हैं। इस तरह जयशंकर जी का परिवार एक स्कॉलर परिवार है, जिसने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही जयशंकर जी की जीवन यात्रा भी हमारे लिए काफी प्रेरणादायी है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट किया और फिर जेएनयू से पीएचडी की डिग्री हासिल की। जयशंकर जी को कई भाषाओं का जानकार भी माना जाता है। उन्हें रसियन, जर्मन, फ्रेंच आदि अनेक भाषाएं आती हैं। कहा जाता है कि रूस के साथ डील करने और चीन के साथ संवाद करने में वे अत्यंत कुशल हैं और यही उनकी सफलता का भी एक कारण माना जाता है। जयशंकर जी की कूटनीतिक यात्रा अत्यंत लंबी रही है। उन्हें सर्वप्रथम 1977 में मॉस्को में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आगे वे श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स के सलाहकार भी रहे हैं। इसके साथ ही जयशंकर जी को हंगरी, टोक्यो, चेक गणराज्य आदि देशों में भी अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्हें 2009 से 2013 के बीच चीन का राजदूत बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने 2013 से 2015 में अमेरिका में राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, उस समय जयशंकर जी ही अमेरिका में हमारे राजदूत थे और मोदी जी की प्रथम अमेरिकी यात्रा के समय उन्होंने ही वहां सारे अरेंजमेंट किए थे। मोदी जी का मेडिसन स्क्वायर में जो संबोधन हुआ था, आपने देखा होगा, उसमें लाखों लोग जुटे थे और उसकी सफलता के पीछे भी जयशंकर जी का ही योगदान माना जाता है। कहा जाता है तभी से मोदी जी की उन पर विशेष नजर रही है। आगे जब राष्ट्रपति ओबामा भारत की यात्रा पर आए, तब उसके पीछे भी जयशंकर जी का ही योगदान था। आगे मोदी सरकार के द्वारा उन्हें भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 साल के लिए एक टाटा सन्स कंपनी में भी काम किया था। 2019 में जब मोदी जी की सरकार वापस आती है, तब उन्होंने जयशंकर जी को अपना मंत्री बनाया। तभी से यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी जी विदेश मामलों का कार्यभार उनके कंधों पर डालने वाले हैं। उन्होंने सुषमा स्वराज जी की उन नीतियों को बखूबी आगे बढ़ाया जिसमें विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाए जा रहे थे। पिछले वर्ष अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालना हो या यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालना, जयशंकर जी ने ये कार्य अत्यंत शानदार पूर्वक किए हैं। इसी प्रकार कोविड जब अपने चरम पर था, उस समय हमारी डिप्लोमेसी को एक नया रूप देने में जयशंकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी आरंभ की और कई देशों की सहायता की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति को पूरी तरह बदल दिया। आज भारत खुलकर अपनी बात कहता है। 2+2 डायलॉग के दौरान आपने देखा होगा कि जयशंकर जी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और वहां के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन के साथ वाशिंगटन में जब पत्रकारों को जवाब दे रहे थे, तभी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि भारत के द्वारा रूस से तेल आयात किया जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं, जबकि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इसके जवाब में जयशंकर जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा, आप भारत के तेल खरीदने से तो चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है, उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता है। इसीलिए अपनी थोड़ी चिंता उधर भी कर लीजिए।
एस जयशंकर का यह बयान उस समय भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठाया था। इसका जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा, हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक सभी को है, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपने विचार रखने का अधिकार है। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर भारत की भी अपनी राय है, खासकर जब इनका संबंध भारतीय समुदाय से हो। उन्होंने आगे यह भी कहा, मैं आपको कह सकता हूं कि अमेरिका समेत बाकियों के यहाँ मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। यह एक अत्यंत बड़ा बयान था। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान की तारीफ की थी। उन्होंने ट्वीट किया, अच्छा है जयशंकर ने कूटनीतिक रूप से पलटवार किया है, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी तक शायद ही अमेरिका को किसी ने इस तरह जवाब दिया हो। इसके साथ ही अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी एस जयशंकर जी के इस बयान की जमकर तारीफ की थी। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि भारत को भी अमेरिका के मानवाधिकारों पर अपनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। भारत अब पश्चिम की दोगली नीतियों की खुलकर आलोचना भी करता है। यही बात हमें अभी कल ही खत्म हुए रायसीना डायलॉग में दिखाई पड़ती है। रायसीना डायलॉग में यूरोपियन आयोग की अध्यक्षा ने जब रूस यूक्रेन का मुद्दा उठाया और भारत को रूस से चेताते हुए यह कहा कि भारत को यह याद रखना चाहिए कि चीन और रूस की दोस्ती सीमा रहित है और रूस इस समय वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ रहा है। इस पर हमारे विदेश मंत्री ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में 1 वर्ष पहले क्या हुआ था इसको याद कीजिए। वहां मानवाधिकारों का कितना हनन हुआ था। वहां वर्ल्ड ऑर्डर तो पूरी तरह तहस नहस हो गया था और तालिबान के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया गया था, लेकिन तब अमेरिका समेत सभी पश्चिमी राष्ट्र उस पर खामोश रहे थे। उन्होंने आगे यह भी जोड़ते हुए कहा कि भारत इस समय यूक्रेन के मानवाधिकार मुद्दे पर पूरी तरह सजग है, लेकिन बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि भारत का क्या स्टैंड होगा, भारत किसका साइड लेगा, तो उन्होंने कहा भारत का साइड भारत के पक्ष में होगा, जो भारत के हित में होगा हम उसी के साइड में होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भारत अपनी बात खुलकर कह रहा है। आज भारत AUKUS मुद्दे को लेकर भी अमेरिका से काफी नाराज है। यदि आप देखें तो यह समझौता पिछले वर्ष हुआ था। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल हैं और इसके अंतर्गत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले क्वाड समूह का भी गठन हुआ था, जिसमें भारत भी एक सदस्य है, लेकिन भारत को AUKUS समझौते से बाहर रखा गया। कहीं ना कहीं भारत इस पर अपनी नाराजगी पहले भी जता चुका है। विश्व के बहुत सारे अन्य देश भी इस पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, जैसे कि फ्रांस भी AUKUS समझौते को लेकर प्रसन्न नहीं है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एस जयशंकर जी के विचार भी बड़े शानदार हैं। भारत के बारे में वो स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। सितंबर 2020 में एस जयशंकर जी की एक किताब आई थी, उसका नाम था द इंडिया वे। इस किताब में उन्होंने 3 मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से उठाया है, जिसने भारत की विदेश नीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसमें एक है भारत का विभाजन। जयशंकर जी का मानना है कि विभाजन के कारण भारत का आकार छोटा हो गया और चीन की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई। साथ ही भारत का मध्य एशिया व पश्चिम एशिया से संपर्क भी टूट गया। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया है कि 1991 के आर्थिक सुधारों में हमें कहीं ना कहीं देरी हो गई, यह पहले किया जाना चाहिए। यदि हमें वैश्वीकरण के पूरे लाभ लेने थे तो हम इन सुधारों को यदि पहले करते तो हमें ज्यादा लाभ मिलता। जयशंकर जी ने लिखा है कि यदि इन आर्थिक सुधारों को पहले किया गया होता तो भारत आज एक अमीर राष्ट्र होता। तीसरी बात में वो कहते हैं कि भारत ने परमाणु हथियार बनाने और उनको चयन करने में काफी देर कर दी है। जयशंकर जी ने इन तीनों मुद्दों को भारत के लिए एक बोझ बताया है। हालांकि इस पर काफी विवाद है, कुछ लोग उनके बात से सहमत हैं और कुछ नहीं सहमत हैं। कुछ विपक्षी नेता इस समय यह भी कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा विदेश नीति के संबंध में जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही है यह सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक मुद्दा आता है कि हम इस समय अपनी बात प्रत्यक्ष रूप से कहने लगे हैं और ये प्रतिक्रियावादी होना नहीं है, बल्कि अपनी बात को स्पष्टता से रखना है। इस प्रकार आज भारत की विदेश नीति में व्यापक बदलाव आए हैं और हमारे विदेश मंत्री जी ने उसमें काफी बड़ा योगदान दिया है। धन्यवाद।